नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आरबीएन न्यूज हिंदी में। तो दोस्तों हाजिर आपके लिए आज की ताजा खबरों को लेकर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी रोटी का रिकॉर्ड भीलवाड़ा के नाम। 1000 किलो के तवे पर बनाई थी 185 किलो की रोटी, गुजरात का रिकॉर्ड तोड़ा। जी हां दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी रोटी बनाने का कीर्तिमान भीलवाड़ा ने रच दिया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में 185 किलो की इस रोटी को विश्व की सबसे बड़ी रोटी के रूप में शामिल किया गया है। भीलवाड़ा में 8 अक्टूबर को तैयार की गई इस रोटी का वजन 185 किलो और आकार 11.25 इंटू 11.25 फीट था। इससे पहले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में करीब 145 किलोग्राम की रोटी बनाने का रिकॉर्ड जामनगर गुजरात के नाम था। इस रोटी को सबसे बड़ी रोटी के रूप में दर्ज कराने के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड सहित लिम्का बुक और गिनीज बुक के लिए भी आवेदन किया गया था। इस रोटी को 3 राज्यों राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के हलवाइयों ने तैयार किया। इसके लिए 2 दिनों तक तैयारियां की गई। भीलवाड़ा शहर के हरिसेवा धाम में महामंडलेश्वर संत हंसराम के सानिध्य में करीब 5 घंटे में इसे बनाया गया था। सुबह 10:30 बजे से आश्रम के पीछे बने मैदान में 22 लोगों ने मिलकर आटा गूंथा था। दोपहर 3:30 बजे तक ये रोटी सिककर तैयार हुई। इस रोटी को पकाने के लिए करीब 20 लीटर घी काम में लिया गया था। राजस्थान में कम मार्जिन से जीत वाली 29 सीटें। 2018 में कांग्रेस 12, भाजपा 14 सीटें जीती। 2013 में बीजेपी को 25 सीटें मिली। जी हां दोस्तों, राजस्थान में 29 सीटें ऐसी है जहां पिछले विधानसभा चुनाव 2018 में हार जीत का अंतर मात्र 4000 या इससे कम वोट का था। कांग्रेस बीजेपी में कांटे की टक्कर वाली इन सीटों पर इस बार भी वोटर्स की निगाहें हैं। निर्वाचन विभाग के अनुसार राजस्थान में 75.45% मतदान हुआ, जो पिछले चुनाव में मतदान प्रतिशत 74.71% से 0.73% ज्यादा है। अब एक्सपर्ट्स बदलाव का अंदाजा लगाने में जुटे हैं, क्योंकि ये सीटें सरकार बनाने और बिगाड़ने में काफी अहम है। 2018 में इन सीटों पर कड़े मुकाबले में कांग्रेस ने 12 और भाजपा ने 14 सीटें जीती और 3 पर अन्य ने कब्जा जमाया। 2013 के चुनाव की तुलना में कांग्रेस को 11 सीटों का फायदा हुआ था और भाजपा को इतना ही नुकसान। उत्तरकाशी टनल में मशीन का हेड अभी भी फंसा। ये निकलने पर रेत माइनर्स खुदाई करेंगे। मजदूरों की सेहत पर रोबोट नजर रखेगा। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड की सिलकियारा डंडाल गांव टनल में 22 नवंबर से फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए कोशिशें जारी है। रेस्क्यू टीम ने सोमवार सुबह 3 बजे सिलकियारा की तरफ से फंसे ऑगर मशीन के 13.9 मीटर लंबे पार्ट्स निकाल लिए। हालांकि मशीन का 1.9 मीटर का हेड अभी भी मलबे में फंसा हुआ है। भारतीय सेना के कोर ऑफ इंजीनियर्स और मद्रास शिपर्स की यूनिट मशीन का हेड बाहर निकालने में जुटी है, जिसे निकालने के बाद मैन्युअली हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग भी शुरू हो सकती है। इसके लिए रेत माइनर्स को बुलाया गया है। ये लोग हाथ से खुदाई करेंगे। मलबे में मशीन के ब्लेड फंसने की वजह से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग 24 नवंबर से बंद है। मजदूरों की हेल्थ पर नजर रखने के लिए रोबोटिक्स की मदद ली जा रही है। 16 दिन से फंसे 41 मजदूरों तक पहुंचने के लिए 86 मीटर की वर्टिकल ड्रिलिंग जारी है। अब तक 31 मीटर खुदाई हो चुकी है। उधर टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेने पीएम नरेंद्र मोदी के विशेष सचिव पीके मिश्रा, गृह सचिव अजय के बल्ला और उत्तराखंड के मुख्य सचिव एसएस संधू भी पहुंचे। राजस्थान में 117 सीटों पर मतदान बढ़ा, 82 पर घटा। वोटिंग पैटर्न ने इशारों में बताए चुनावी नतीजे। कड़े मुकाबले वाली सीटों पर भी उलटफेर। जी हां दोस्तों, राजस्थान में 199 विधानसभा सीटों में से 117 सीटों पर पिछले चुनाव की तुलना में वोटिंग प्रतिशत में बड़ा इजाफा हुआ है। 82 विधानसभा सीटें ऐसी है जहां पिछली बार की तुलना में कम वोटिंग हुई है। बढ़े हुए वोटिंग पैटर्न को बदलाव का प्रतीक माना जाता है। अगर पुरानी ट्रेंड को आधार माना जाए तो यह सतह में बदलाव का संकेत माना जा सकता है। 199 विधानसभा सीटों के वोटिंग पैटर्न की साल 2018 से तुलना करने पर कई रोचक सियासी फैक्ट सामने आए हैं। जिन सीटों पर बड़े नेताओं के बीच मुकाबला है, वहां पर वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है। कड़े मुकाबले वाली और ध्रुवीकरण वाली विधानसभा सीटों पर वोटिंग बढ़ी है। कड़े मुकाबले वाली तारानगर, लक्ष्मणगढ़, शिव तिजारा, बसेड़ी, सवाई माधोपुर, हवा महल, मांडल, खंडेला जैसी अनेक सीटों पर भी पिछली बार से ज्यादा वोटिंग हुई है। कांग्रेस के 52 विधायकों की सीटों पर वोटिंग बढ़ी है, जबकि 40 सीटों पर घटी है। कांग्रेस के विधायकों की 55% सीटों पर वोटिंग बढ़ी है। जहां बीजेपी के विधायक चुनाव लड़ रहे हैं, उन 67% सीटों पर वोटिंग गिरी है। शुभमन गिल गुजरात टाइटंस के कप्तान। टीम ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस में शामिल। जी हां दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की टीम गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल होंगे। फ्रेंचाइजी ने सोमवार को इसका ऐलान किया। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के टीम छोड़ने की वजह से यह बदलाव हुआ है। हार्दिक अगले सीजन में मुंबई इंडियंस की ओर से खेलते हुए नजर आएंगे। मुंबई ने भी इसकी आधिकारिक घोषणा आज सोशल मीडिया पर की। वहीं मुंबई इंडियंस ने कैमरन ग्रीन को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से ट्रेड कर दिया है।
शुभमन गिल ने आईपीएल 2023 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर थे। गिल ने 7 मैचों में 59.33 की औसत से 890 रन बनाए थे। 24 साल के गिल ने साल 2018 में आईपीएल डेब्यू किया था। उन्होंने अब तक कुल 91 मैचों में 2790 रन बनाए हैं। वहीं अगर दोस्तों हार्दिक की बात करें तो उन्होंने पहले ही सीजन में गुजरात को चैंपियन बनाया था। गुजरात टाइटंस की टीम आईपीएल में पहली बार 2022 में सीजन में उतरी थी। टीम ने हार्दिक की कप्तानी में पहले सीजन में ही चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। 2023 के सीजन में भी गुजरात टीम फाइनल में पहुंची, जहां उसे चेन्नई सुपर किंग्स से हार का सामना करना पड़ा था। इतनी कामयाबी के बावजूद गुजरात की टीम और पांड्या का साथ छूटना फैंस और क्रिकेट एक्सपर्ट्स को हैरान कर रहा है। हार्दिक ने आईपीएल के पिछले 2 सीजन में अपनी कप्तानी क्षमता साबित कर दी। साथ ही वे भारत की व्हाइट बॉल टीम के भी अगले रेगुलर कप्तान के तौर पर देखे जा रहे हैं। माना जा रहा है कि मुंबई इंडियंस हार्दिक को टीम का कप्तान बना सकती है। हालांकि रोहित शर्मा से कप्तानी छीनने का फैसला आसान नहीं होगा। रोहित शर्मा ने मुंबई को 5 बार चैंपियन बनाया है। हाल ही में खत्म हुए वनडे वर्ल्ड कप में भी उनकी कप्तानी की जमकर तारीफ हुई है। हार्दिक पांड्या ने आईपीएल करियर की शुरुआत 2015 में मुंबई इंडियंस के साथ ही की थी। उनकी मौजूदगी में मुंबई ने 4 आईपीएल खिताब जीते। हार्दिक 2021 तक मुंबई इंडियंस में रहे। इसके बाद चोटिल हुए और जब वापसी की तो गेंदबाजी नहीं कर रहे थे। मुंबई ने उन्हें 2022 में रिलीज कर दिया। तब से 2 सीजन में वे गुजरात टाइटंस के कप्तान रहे। मानहानि केस में राहुल गांधी 16 दिसंबर को तलब। सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला 5 साल पहले अमित शाह के खिलाफ दिया था आपत्तिजनक बयान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में सोमवार को सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने 16 दिसंबर को राहुल गांधी को पेश होने का आदेश दिया है। राहुल के खिलाफ यह मामला 5 साल पहले गुजरात में अमित शाह के खिलाफ की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी से जुड़ा है। केस 4 अगस्त 2018 को दायर हुआ था। इसे तब के सुल्तानपुर में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष विजय मिश्र ने दायर किया था। मजिस्ट्रेट योगेश कुमार यादव की कोर्ट ने 18 नवंबर को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में वादी यानी विजय मिश्र के वकील संतोष पांडे ने कहा कि 8 मई 2018 को बेंगलुरु में कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसमें उन्होंने कहा था अमित शाह हत्या के आरोपी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद लोया मामले में उसका उल्लेख किया। इसलिए मुझे नहीं लगता कि अमित शाह की कोई विश्वसनीय नेता है जो पार्टी ईमानदारी और शुचिता की बात करती है उसका अध्यक्ष हत्या का आरोपी है। बता दें कि जस्टिस ब्रजमोहन हरिकिशन लोया की मौत दिसंबर 2014 में नागपुर में हुई थी। उस वक्त वह अपने एक साथी की बेटी की शादी में गए थे। जज लोया गुजरात के बहुचर्चित सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर मामले की सुनवाई कर रहे थे। इसमें अमित शाह आरोपी थे। हालांकि जस्टिस लोया के बेटे ने अपने पिता की मौत को नेचुरल बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे सामान्य मौत बताते हुए मामले की एसआईटी जांच से जुड़ी याचिका खारिज कर दी थी। राजस्थान में 2 इंच से ज्यादा बरसात। बाड़मेर में सबसे ज्यादा 60 mm पानी बरसा। दिन का तापमान 20 डिग्री से नीचे आया। जी हां दोस्तों, राजस्थान में एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण 1 इंच से ज्यादा बरसात हुई। सोमवार सुबह जयपुर, उदयपुर, भरतपुर संभाग के जिलों में बादल छाए रहे और बारिश हुई। सबसे ज्यादा बरसात बाड़मेर में 60 mm हुई। बारिश ओलावृष्टि के कारण बाड़मेर में कल दिन का अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रहा, जो इस सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। जयपुर में सुबह 4 दीवारी, दिल्ली रोड, आदर्श नगर के एरिया में हल्की बारिश हुई। इससे पहले रविवार को दिन भर बादल छाने से जयपुर में अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। बादल छाए रहने और बारिश से नमी के कारण रात में तापमान कंट्रोल रहा और सर्दी थोड़ी कम रही। बाड़मेर में रविवार को हुई बारिश ओलावृष्टि के कारण पूरे दिन बादल छाने से दिन का तापमान केवल 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर गया। यहाँ रविवार रात का न्यूनतम तापमान 14.7 डिग्री सेल्सियस था, जो पूरे दिन में केवल 3 डिग्री सेल्सियस बढ़कर 17.9 डिग्री सेल्सियस तक ही गया। इस सीजन में अब तक किसी भी शहर में इतना कम तापमान नहीं रहा। राज्य के दक्षिणी हिस्से में कल देर शाम अच्छी बारिश हुई। बांसवाड़ा शहर के अलावा केसरपुरा में 30, कुंभलगढ़ में 38, जगपुरा घाटोल में 29 mm बारिश हुई। इसके अलावा झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बारां, जैसलमेर, जोधपुर, फलोदी, डूंगरपुर, सिरोही समेत कई जिलों में भी अच्छी बरसात हुई। चित्तौड़गढ़ के कपासन में 25 mm यानी 1 इंच पानी बरसा। बारिश और बादल छाने से शहरों में दिन में सर्दी बढ़ गई। सभी शहरों में कल दिन का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। सबसे ज्यादा ठंडा दिन कल बाड़मेर में रहा, जहां अधिकतम तापमान 17.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। उदयपुर में भी कल दिन का तापमान सामान्य से 7 डिग्री, जैसलमेर में सामान्य से 8, अजमेर में सामान्य से 6 और बीकानेर में सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज हुआ। जयपुर शहर की 10 सीटों पर जीत का ट्रेड। 2013 में वोटिंग बढ़ी तो 9 सीटों पर भाजपा का कब्जा। 2018 में गिरी तो 7 में से 6 कांग्रेस ने जीती। जी हां दोस्तों, प्रदेश में 2008 में परिसीमन के बाद जिले में सीटों की संख्या 15 से बढ़कर 19 हो गई। इनमें जयपुर शहर में 10 और ग्रामीण में 9 सीटें हैं।
परिसीमन के बाद पहली बार हुए चुनाव में शहर की 10 सीटों में से 3 सीट कांग्रेस ने और 7 सीट भाजपा ने जीती थी। इसके बाद चुनाव 2013 और 2018 में हुए इन दोनों चुनाव में मतदान के घटने व बढ़ने से इसकी जीत का ट्रेंड रहा है। साल 2013 में इन सभी सीटों पर मतदान प्रतिशत में 10% से अधिक तक की बढ़ोतरी हुई और कांग्रेस का सफाया हो गया। शहर की 10 में से 9 सीटों पर भाजपा और 1 पर एनईपी ने जीत हासिल की। इसके बाद 2018 में तीसरा चुनाव हुआ। इस चुनाव में 10 में से 3 मालवीय नगर, सागानेर और विद्याधर नगर ऐसी सीटें थी जहां भाजपा ने लगातार तीसरी बार जीत हासिल की। इसके बाद बची हुई 7 सीटों में से 1 पर मतदान में बढ़ोतरी हुई, 6 पर मतदान घटा। मतदान में बढ़ोतरी वाली आमेर सीट पर भाजपा ने कब्जा जमाया, जबकि 6 सीट सिविल लाइंस, हवा महल, कृष्णपोल, आदर्श नगर, बगरू और जोटवाड़ा में मतदान घटा तो कांग्रेस के कब्जे में चली गई। इस बार आमेर, बगरू और जोटवाड़ा में मतदान में कमी आई, जबकि हवा महल, सिविल लाइंस, कृष्णपोल, आदर्श नगर, मालवीय नगर, विद्याधर नगर और सागानेर में मतदान में बढ़ोतरी हुई। जयपुर में साइबर क्रिमिनल्स ने युवती से ऐंठे 36 लाख, लिंक भेजकर दिया प्रॉफिट का लालच, टास्क पर टास्क देकर ट्रांसफर करवाए रुपए। जी हां दोस्तों, जयपुर में साइबर क्रिमिनल ने 36 लाख रुपए ऐंठने का मामला सामने आया है। लालच देकर एक लिंक के जरिए युवती से जोड़ा गया। टास्क पूरा करने के लिए कहकर आरोपी रुपए अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवाते रहे। साइबर क्राइम थाने में पीड़िता ने साइबर क्रिमिनल्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। मामले की जांच एसएचओ चंद्र प्रकाश कर रहे हैं। पुलिस ने बताया साइबर ठगी की वारदात चांदपोल बाजार निवासी 26 साल की युवती के साथ हुई है। वह श्याम नगर में रहकर पढ़ाई कर रही है। 5 अक्टूबर को उसके व्हाट्सएप नंबर पर जॉब के संबंधित मैसेज आया। उसके बाद 17 अक्टूबर को टेलीग्राम आईडी पर मैसेज के साथ लिंक भेजकर रजिस्टर करने को बोला। बताया गया कि कुछ चैनल को सब्सक्राइब करने पर आपको पैसे मिलेंगे। चैनल सब्सक्राइब करने पर पेटीएम अकाउंट में 150 रुपए आ गए। पैसा इन्वेस्ट करने पर मोटे प्रॉफिट का लालच दिया। एक टेलीग्राम आईडी भेजकर कॉन्टैक्ट करने को कहा। कॉन्टैक्ट करने पर 3 लोगों का ग्रुप मिला। 2 टास्क पूरा करने पर करीब 2000 का प्रॉफिट करके उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद लगातार अलग अलग टास्क पर उसको टास्क देकर बैंक अकाउंट से 35,86,594 रुपए ऐंठ लिए। साइबर क्रिमिनल्स के धोखे से रुपए ऐंठने का पता लगने पर पीड़िता ने मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने आईटी एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कर साइबर क्रिमिनल्स की तलाश शुरू कर दी है। रामलला की आरती के लिए जोधपुर से 600 केजी घी भेजा। 11 रथों में 108 कलश घी के रखे। अयोध्या किया रवाना, 9 साल में जुटाया। जी हां दोस्तों, अयोध्या में अगले साल जनवरी में भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। रामलला की पहली आरती के लिए जोधपुर से घी भेजा गया है। देव दीपावली के दिन सोमवार को शुभ मुहूर्त में जोधपुर के बनाड़ स्थित श्री श्री महर्षि संदीपनी राम धर्म गौशाला से 11 रथों में 600 किलो घी भेजा गया है। रथों को रवाना करने से पहले घी से भरे 108 कलशों की आरती की गई। गौशाला में भक्तों ने जय श्री राम के जयकारे लगाए। रथों के साथ गौशाला के महर्षि संदीपनी महाराज भी अयोध्या के लिए रवाना हुए। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि श्री श्री महर्षि संदीपनी राम धर्मशाला गौशाला के संचालक महर्षि संदीपनी महाराज ने बताया कि जनवरी 2024 में रामलला मंदिर में विराजेंगे। रामलला की आरती और हवन में हमारी गौशाला में तैयार घी का इस्तेमाल किया जाएगा। ये सौभाग्य की बात है कि जोधपुर से रामकाज के लिए घी भेजा है। आज गौशाला से 11 विशेष रथ रवाना किए गए हैं। इन रथों को गौशाला में ही 6 महीने से तैयार किया जा रहा था। हर रथ पर 3.5 लाख रुपए लागत आई है। इन रथों में 108 स्टील के कलश रखे हैं, जिनमें कुल 600 किलो घी है। यह घी खास तौर से रामलला की पहली आरती और हवन के लिए ही हम 9 साल से तैयार करके इकट्ठा कर रहे थे। बनाड़ गौशाला से दोपहर 3 बजे विधिवत पूजा अर्चना के बाद सजे धजे रथ शोभा यात्रा के रूप में रवाना हुए। हर रथ के साथ 3 सेवादार हैं। सभी 11 रथ पावटा रोड होते हुए रात 9 बजे कायलाना स्थित भारत माता मंदिर पहुंचेंगे। भारत माता मंदिर में यात्रा का रात्रि विश्राम होगा। भारत माता मंदिर में मंगलवार सुबह 9 बजे आरती के बाद जोधपुर की सड़कों पर रथों की शोभा यात्रा निकलेगी। ये यात्रा कायलाना से आखलिया चौराहा, रावण का चबूतरा, मेडिकल चौराहा, भगत की कोठी, जालामन सर्कल होते हुए न्यू हाईकोर्ट तक जाएगी। वहां से 5 ट्रकों में सभी रथों को लोड कर पाली के लिए रवाना किया जाएगा। कई शहरों में इसी तरह शोभा यात्रा करते हुए ये रथ करीब 1 महीने में अयोध्या पहुंचेंगे। चीन में फैली रेशमी बीमारी को लेकर राजस्थान में अलर्ट, मशीनरी की जांच समेत ऑक्सीजन बेड और दवाइयों का इंतजाम करने के निर्देश। जी हां दोस्तों, चीन में कोरोना जैसी रेशमी बीमारी फैलने के बाद केंद्र सरकार की एडवाइजरी के बाद राज्य सरकार ने भी सभी मेडिकल कॉलेज और जिलों के सीएमएसएचओ को निर्देश दिए हैं। इसके तहत सभी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेजों में पर्याप्त ऑक्सीजन, दवाइयां और बेड की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। 28 नवंबर को खुद एससीएस सुब्रा सिंह ने इसका रिव्यू करने के लिए वीसी बुलाई है। हेल्थ डिपार्टमेंट के डायरेक्टर की ओर से जारी एडवाइजरी में हॉस्पिटलों में दवाइयां, ऑक्सीजन के अलावा जांच के पर्याप्त इंतजाम करने और उनकी मशीनरी की जांच करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही
29 नवंबर को सभी मेडिकल कॉलेजों और हॉस्पिटल के अधीक्षक प्रिंसिपल को मॉक ड्रिल करने के भी निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से चीन में बच्चों में एक रेशमी बीमारी फैलने लगी है। तेज बुखार के साथ फेफड़े फुला देने वाली इस बीमारी की वजह से हर रोज हजारों बच्चे अस्पताल पहुंच रहे हैं। डीएमएचओ ऑफिस में कर्मचारी फंदे से लटका, चुनाव ड्यूटी कर शाम को पहुंचा था घर, फिर नाइट ड्यूटी लगाने से था परेशान। जी हां दोस्तों, तबीयत खराब होने के बावजूद लगातार ड्यूटी कराए जाने से परेशान होकर एक कर्मचारी ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीएमएचओ ऑफिस में फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने से पहले उसने एक वीडियो बनाकर अपनी पीड़ा बताई। मामला सुरोई सीएमएचओ ऑफिस का है। वीडियो में कर्मचारी ये कहता नजर आ रहा है, मेरी तबीयत खराब है और मैं बुखार में आया हूँ, बुखार में तप रहा हूं और मेरे इलेक्शन ऑफिस में ड्यूटी है, तो भी प्रशासन कह रहा है नाइट ड्यूटी करनी पड़ेगी, तो मैं नाइट ड्यूटी करने के लिए ऑफिस आया हूं। मैं परेशान हूं, मेरा सिर दुख रहा है, मैं ड्यूटी करने आया हूं, ये गलत कदम उठा रहा हूं। मेरे बेटे और बेटी को यह पता होना चाहिए, मेरा किसी से कोई विवाद नहीं है। वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर होने के बाद पुलिस सक्रिय है। यह वीडियो कर्मचारी ने किसको भेजा था और सोशल मीडिया पर कैसे आया, इसकी जाँच की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि कोतवाली थाने के सब इंस्पेक्टर पूरा राम ने बताया, जानकारी के अनुसार काकरूवास निवासी अमर सिंह पुत्र वक्तावर सिंह सीएमएचओ ऑफिस में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्यरत था। उसकी जिला मुख्यालय पर चुनाव ऑफिस में 3 दिन से ड्यूटी लगी थी। वह रविवार को दिन भर ड्यूटी कर शाम को घर पहुंचा था। उसी समय उसको सीएमएचओ ऑफिस में नाइट ड्यूटी करने का आदेश मिला। उसने अधिकारियों से कहा कि मेरी तबीयत खराब है, बुखार हो रहा है, चाहो तो दवा की पर्ची देख सकते हो, लेकिन जवाब मिला कि नाइट ड्यूटी तो करनी ही पड़ेगी। वोट नहीं देने पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा, 15 से 20 लोग गांव में घुसे, 3 बच्चों सहित 10 घायल, 2 की हालत गंभीर। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव के बाद भी कुछ इलाकों में तनाव की स्थिति बनी हुई है। सोमवार को कटिंग कराने बाजार गए 2 युवकों को कुछ लोगों ने पीटा। दोनों युवक जान बचाकर जैसे तैसे घर पहुंचे, तभी पीछे से आए 15 से 20 लोगों ने गाँव में घुसकर जो मिला उसे पीटा। इस दौरान 3 बच्चों सहित 10 लोग घायल हो गए हैं। गंभीर रूप से घायल 2 युवकों को जिला अस्पताल रेफर किया गया था। इनमें से एक युवक की स्थिति ज्यादा खराब होने पर जयपुर रेफर किया गया। मामला धौलपुर के बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के कंचनपुर इलाके का है। कंचनपुर एसएचओ योगेंद्र शर्मा ने बताया, पंजीपुरा गांव निवासी भरत सिंह ने बताया कि उसका बेटा जगन और भाई का बेटा सचिन शाम करीब 4:30 बजे महुआ खेड़ा में बाल कटवाने के लिए गए थे। वोट नहीं देने को लेकर दुकान पर ही दूसरे पक्ष के लोगों से झगड़ा हो गया। उनके बेटे के साथ मारपीट की गई। इसके बाद बेटा घर लौटा तो उसने झगड़े के बारे में बताया। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, सुबह से खाना नहीं बना है, तुम खाना बना लो। जगन आटा गूंथने लगा। थोड़ी देर बाद करीब 5 बजे महुआ खेड़ा के 15 से 20 लोग आए और मारपीट करना शुरू कर दिया। पहले से इन लोगों से कोई विवाद नहीं था। उन्होंने कहा कि तुमने फूल में वोट क्यों नहीं दिया। इस दौरान महुआ खेड़ा निवासी अशोक ने आकर छत से गोली चलाई। घायल सचिन ने बताया, महुआ खेड़ा में कुछ युवकों ने कहा कि आपने फूल को वोट क्यों नहीं दिया। हमने कहा हमारा हाथी है तो हम हाथी को देंगे। इसके बाद वहां झगड़ा हो गया। हम बस स्टैंड आ गए, वहां भी पीछा कर रहे युवकों ने आकर मारपीट की। इसके बाद वे गाँव में हमारे घर पहुंचे और जमकर मारपीट की, फायरिंग भी की। दिग्गज जीतेंगे या कांग्रेस के युवा, बीजेपी के सांसद एमएलए पूर्व मंत्री के सामने कांग्रेस के नए चेहरे रहे मैदान में। जी हां दोस्तों, अलवर जिले में बीजेपी के विधायक, सांसद व पूर्व मंत्री के सामने कांग्रेस के बिल्कुल नए चेहरे बड़ी टक्कर दे रहे हैं। तिजारा से कांग्रेस के इमरान व सांसद बाबा बालकनाथ, मुंडावर से विधायक मजीद चौधरी व कांग्रेस के ललित यादव के बीच कांटे की टक्कर है। बहरोड से कांग्रेस के युवा चेहरे संजय यादव व पूर्व डॉक्टर जसवंत यादव के बीच मुकाबला है। कटूमर से पूर्व विधायक रमेश कीची के सामने 26 साल की महिला संजना बराबर की फाइट पर रहे। इन सीटों में कोई भी किसी को मार दे सकता है। यह तो 3 दिसंबर के परिणाम के दिन ही सामने आएगा कि दिग्गज भारी पड़ते हैं या कांग्रेस के युवा चेहरे। सांसद बाबा बालकनाथ राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी का बड़ा चेहरा है, जो तिजारा से बीजेपी प्रत्याशी है। उनका मुकाबला कांग्रेस के बिल्कुल नए चेहरे इमरान से है। टक्कर भी बेहद नजदीकी है, दोनों की जीत का पूरा दावा है। वैसे तो सांसद भी युवा है, लेकिन वे बीजेपी के स्टार है। उनका पद, नाम व पहचान बड़ी है। पूर्व मंत्री डॉक्टर जसवंत यादव बहरोड से बीजेपी के प्रत्याशी हैं और कांग्रेस से संजय यादव, जो पूर्व युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रहे हैं। कांग्रेस से संजय को टिकट मिलने पर कांग्रेसी की बगावत पर उतर आए। संजय यादव को लेकर पूर्व सांसद व कांग्रेस के बड़े नेता ने घोषणा कर दी थी कि उनकी जमानत ही जब्त हो जाएगी, लेकिन चुनाव में संजय को जनता ने पसंद किया। अब वे टक्कर में है, लेकिन बहरोड से विधायक बलजीत यादव निर्दलीय है, इसलिए त्रिकोणीय मुकाबला है। जयपुर की 9 सीटों पर घटी महिलाओं की वोटिंग। आमेर में पिछले चुनाव के मुकाबले 3% कम वोट पड़े। किशनपोल में 5.70% बढ़ी। जी हां दोस्तों, राजस्थान विधानसभा चुनाव में इस बार महिलाओं की वोटिंग पिछले चुनाव विधानसभा चुनाव 2018 के मुकाबले गिरी है। इस बार जिले की 19 सीटों में से 9 पर वोटिंग कम हुई। इसमें आमेर सीट ऐसी है जहां इस बार 3% वोटिंग कम हुई। इसके उलट किशनपोल सीट पर इस बार महिलाओं की वोटिंग पिछले चुनाव की तुलना में 5.70% बढ़ी है।
जयपुर जिले की 19 सीटों में से कोटपुतली, शाहपुरा, चौमू, झोटवाड़ा, आमेर, जम्बुआरा, रामगढ़, बगरू, बस्सी और चाकसू में इस बार महिलाओं की वोटिंग पिछले चुनाव के मुकाबले कम हुई है, जबकि विराटनगर, फुलेरा, दूदू, हवा महल, विद्याधर नगर, सिविल लाइन्स, किशनपोल, आदर्श नगर, मालवीय नगर और सागानेर में महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है। पुरुषों का वोटिंग प्रतिशत चाकसू, बस्सी, बगरू, आमेर, जम्बुआरा, रामगढ़ में गिरा है, जबकि शेष 14 सीटों पर बढ़ा है। इन चुनाव में इस बार जयपुर जिले की 4 विधानसभा सीटों पर महिलाओं की वोटिंग पुरुषों की तुलना में ज्यादा हुई है। इनमें कोटपुतली, विराटनगर, शाहपुरा और फुलेरा सीट शामिल है, जबकि साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कोटपुतली, विराटनगर, शाहपुरा, चौमू, फुलेरा ऐसी सीटें थी जहां महिलाओं का वोट प्रतिशत पुरुषों की तुलना में ज्यादा था। 30 रुपए तक सस्ता हुआ प्याज, बाहरी मंडियों से हो रही आवक, भाव कम होने से शेखावाटी के किसानों को नुकसान। जी हां दोस्तों, सीकर धान मंडी में प्याज की नई फसल की आवक शुरू हो चुकी है, जिसके चलते प्याज के दामों में 25 से 30 रुपए प्रति किलो गिरावट आई है। वहीं प्याज के साथ साथ अन्य सब्जियों के भाव भी कम हो गए हैं। भारतीय किसान यूनियन युवा इकाई के जिला अध्यक्ष नरेंद्र घायल का कहना है कि शेखावाटी में दूसरे राज्यों से प्याज की आवक होने से सीकर में प्याज के भाव भले ही कम हुए, लेकिन इसका सीधा नुकसान किसानों को है, क्योंकि अभी फसल पककर तैयार हो चुकी है और किसान फसल को मंडी में ला रहे हैं। वहीं दूसरी ओर नासिक, अलवर सहित अन्य राज्यों व जिलों से प्याज की आवक हो रही है, जिसके कारण यहाँ के किसानों को प्याज के भाव नहीं मिल रहे। घायल ने कहा कि किसान इससे पहले भी प्याज की फसल से भारी नुकसान झेल चुके हैं। किसानों को पिछले साल शुरुआत में प्याज की फसल के भाव नहीं मिले। भाव का इंतजार करते करते किसानों का हजारों क्विंटल प्याज खेतों में सड़ गया था और बाकी बचा खुचा प्याज किसानों ने सस्ते दामों में बेच दिया था। उन्होंने कहा कि किसानों के प्याज बेचने के बाद अचानक से प्याज के भाव तेजी से बढ़ गए, जिसका सीधा फायदा बड़े व्यापारियों को हुआ। घायल ने केंद्र सरकार से मांग की है कि वह किसानों के घाटे को ध्यान में रखते हुए शेखावाटी में बाहरी मंडियों से आने वाले प्याज की आवक पर पूर्णतया रोक लगाए। अक्टूबर माह के लास्ट सप्ताह तक प्याज बाजार में 90 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा था। अभी बाजार में प्याज की कीमत 50 से 70 रुपए प्रति किलो है। कई जगहों पर तो प्याज 40 रुपए किलो मिल रहा है। सीकर मंडी में प्रतिदिन प्याज की आवक 18 से 20 टन तक पहुंच चुकी है। प्याज के साथ साथ अन्य सब्जियों में भी 15 से 20 रुपए तक की गिरावट आई है। गुरु महिमा का किया बखान, गुरु नानक देव के प्रकाशोत्सव पर रागी जत्थों ने गाई गुरु की महिमा। जी हां दोस्तों, गुरु नानक देव के प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में सोमवार को शहर और बजरिया के गुरुद्वारा श्री गुरु नानक दरबार में गुरु महिमा का गान गूंजा। सवाई माधोपुर के पुराने शहर और बजरिया स्थित गुरुद्वारा परिसर में सुबह से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया, जो शाम तक लगातार जारी रहा। सवाई माधोपुर में गुरु नानक देव के प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में 25 नवंबर को अखंड पाठ शुरू हुआ था। यह पाठ 27 नवंबर को सुबह 10 बजे तक चला, जिसके बाद 10 से 1 बजे तक कीर्तन किया। 1 बजे से गुरु का लंगर शुरू किया गया, जो शाम तक जारी रहा। दर्शन के बाद गुरुद्वारे के पीछे के रास्ते से श्रद्धालुओं को लंगर स्थल तक ले जाया गया। यहाँ लंगर के लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई। सेवादार जहाँ लंगर वितरित कर रहे थे, वहीं सेवादारों ने संगत में बैठकर प्रसाद ग्रहण किया। सेवादारों ने गुरुद्वारे के बाहर की तरफ ही लंगर तैयार करने की व्यवस्थाएं की। तो दोस्तों, आज के समाचारों में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को इम्प्रेस करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके और आप इसी तरह के समाचारों से अपडेट रह सकें। लव यू और टेक केयर गाइस। जय हिंद, जय भारत।